नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार, इकोनॉमिस्ट। आज आपको मुद्रा और मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में इस चैप्टर का क्विक रिवीजन कराते हैं और इससे संबंधित जो थ्योरियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि मुद्रा क्या है, वहां से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं और उसकी जो कार्य प्रणाली है मुद्रा की, मुद्रा के फंक्शन क्या है, वहां से प्रश्न आते हैं। फिर ग्रेशम का नियम क्या है, वहां से प्रश्न आते हैं। विमुद्रीकरण क्या है, वहां से प्रश्न आते हैं। अवमूल्यन क्या है, वहां से प्रश्न आते हैं। फिर मुद्रा के संबंध में कौन मुद्रा जारी करता है, जो आरबीआई है हमारे देश में, केंद्रीय बैंक, वहां से प्रश्न आते हैं। फिर मुद्रा किस अनुपात में जारी किया जाता है, वहां से प्रश्न आता है। इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि जो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत हैं, जिसमें फिशर का है, फिर कैम्ब्रिज का जो कैश बैलेंस थ्योरी है, जिसमें जो है मार्शल है, पिगू है, रॉबर्टसन है, कीन्स है, वहां से प्रश्न आते हैं। और फिर बैंकिंग सेक्टर तो एक बड़ा सेक्टर है, फिर उसके बाद वहां से प्रश्न आते हैं। फिर टैक्सेशन है, फिर जो है फाइनेंस कमीशन है। तो ये मुद्रा और बैंकिंग वाले चैप्टर का मैं आज रिवीजन करा रहा हूं और इसमें चीज़ों को समझाने का भी प्रयास करूंगा, जिसमें मुद्रा और उसके परिमाण सिद्धांत और थोड़ा सा जो मुद्रा से संबंधित जो शब्दावलियां हैं या जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो देखिए, पहली बात यह है कि आखिर मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। मुद्रा क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। तो मुद्रा अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। सेलिगमैन का मानना है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यानी मुद्रा उसे कहा जाएगा कोई भी वस्तु हो जिससे सभी लोग क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। यदि मान लो हमने कहा कि ये मार्कर मुद्रा है और अगर सभी लोगों ने इसे जो है स्वीकार कर लिया मुद्रा के रूप में, तो ये मुद्रा का रूप धारण कर लेगी। ये सेलिगमैन का यानी कि डेफिनेशन है। फिर हार्टले विदर्स का डेफिनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी मुद्रा का कार्य करे। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि मुद्रा क्या काम करेगी, हालांकि और डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद यानी प्रॉपर्टी निकल के आएगी, फिर उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये पूछा जाता है किसका डेफिनेशन है, हार्टले विदर्स का, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है। फिर कीन्स की परिभाषा है। कीन्स ने कहा कि मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण तथा कीमतों के संविदाओं का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यानी मुद्रा वह होगी जिसे हम यानी दे करके क्या करते हैं, जो ऋण है उनकी कीमतों का भुगतान किया जाता है। अगर मान लो हमने किसी से ऋण लिया है, यानी कि उधार लिया है या ब्याज पर जो है कुछ लिया हुआ है, तो उसे यानी कोई ऐसी वस्तु जिसे हम दे करके वो भुगतान पूरे कर ले और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जा सके। और ऐसी यानी वस्तु जिसे मुद्रा कहेंगे कि जिसको हम स्टोर कर सके और जो है उसको क्या कर सके, संचय यानी संचय कर सके और जिसमें क्रय शक्ति हो, कुछ खरीदने की क्षमता हो। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज निकल के आ गई कि मुद्रा में ऐसी पावर होगी कि वो क्या हो, क्रय शक्ति हो, उसमें किसी भी चीज को खरीद सके, संचय किया जा सके, उसको हम स्टोर कर सके और जो ऋण है उनके क्या किया जा सके, भुगतान में काम आ सके। ये कह रहे हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, हार्टले विदर्स। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि मुद्रा क्या है, कीन्स ने, तो इन्होंने बताया कि यानी मुद्रा वह होगी जो ऋण के भुगतान में काम आ सके, जिसको हम लोग स्टोर कर सके और जिससे हम लोग कुछ खरीद सके, ट्रांजेक्शन कर सके, परचेजिंग कर सके। सेलिगमैन क्या कह रहे हैं कि मुद्रा वह है जिसे सभी लोग स्वीकार कर सके, यानी सभी लोग स्वीकार करें।
प्रोफेसर नैप और हार्ट्रे का क्या मानना है? इनका मानना है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा बन जाती है। यानी ये कह रहे हैं कि कोई भी राज्य जो है अगर किसी वस्तु को घोषित कर दे कि ये मुद्रा है तो वह मुद्रा बन जाएगी। यानी इसका मतलब है कि किसी न किसी जो है राज्य का या संस्था का यानी क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग होना चाहिए उसे, या लीगली टेंडर होना चाहिए। तो इनका परिभाषा से ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि राज्य जो है किसी भी वस्तु को मुद्रा घोषित कर देता है तो वो मुद्रा बन जाती है। मार्शल क्या कह रहा है? मार्शल के कह रहा है कि मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, यानी कि मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित होंगी जो किसी भी समय किसी भी स्थान में बिना संदेह के, ठीक है, या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और खर्च चुकाने के साधन के रूप में साधारणतः प्रचलित होती है। यानी ये कह रहे हैं कि मुद्रा वह वस्तु होगी जिस वस्तु में क्या होगा, जो किसी स्थान को या किसी समय को बिना संदेह के जांच पड़ताल किए हुए भुगतान करने में क्या होगी, यानी सहायक होगी, उसे साधन के रूप में जो है प्रचलित होगी। तो इन सब परिभाषाओं से कुछ प्रॉपर्टी निकल के सामने आती है जिससे हम कहेंगे मुद्रा। तो मुद्रा क्या होगा? कोई ऐसी वस्तु होगी जिसमें क्या होगा, यानी कि कह सकते हैं विनिमय करने की क्षमता हो। ठीक है, वो विनिमय करने की क्षमता रखती हो, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, यानी अगर हम किसी को दें तो कोई दूसरा वस्तु हमको दे दे। फिर दूसरा क्या है कि मुद्रा में यह भी होगा कि वो क्या कर सके, मूल्य का मापन कर सके, यानी कि किसी वस्तु को कितना देना है उसके लिए जो है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी उसके आधार पर कितना उसको दिया जाएगा। तो ये भी जो है क्या है, यानी मुद्रा की ये प्रॉपर्टी है। अब इसी के आधार पर जो है क्या है, फंक्शन होंगे। फिर क्या होगा, मुद्रा में क्या है, ऐसी भी क्षमता है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टोर कर सकेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं क्रय शक्ति होगी, संचय किया जा सके, तो यानी कि इसमें क्या है, स्टोरेज पावर भी होगा। फिर क्या होगा, यानी कि जो फ्यूचर पेमेंट है, भविष्य में भुगतान, यानी ये भुगतान करने में भी क्या होगी, सहायक होगी। अगर हमें 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद किसी को कुछ पेमेंट करना है तो उसके पेमेंट में भी ये क्या होगी, सहायक होगी। फिर इसके साथ जो है अगर देखें तो क्या है कि ये जो है विधिग्राह होगी। विधिग्राह का मतलब ये है, विधिग्राह का मतलब ये है लीगल टेंडर होगी, यानी कि कोई ना कोई राज्य या कोई ना कोई जो देश है उस देश में जो है कोई भी व्यक्ति उसको लेने से मना नहीं करेगा। अगर कोई किसी को देगा, जैसा कि ऊपर दिया गया सामान्य स्वीकृत है, सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे, कोई लेने से मना नहीं करेगा। तो लीगल टेंडर भी होगी। इसके साथ साथ किसी संस्था का भी क्या होगा, इस पर नियंत्रण होगा, यानी कि कंट्रोलिंग पावर होगी कि कोई ना कोई संस्था इसको कंट्रोल करेगी कि ऐसा ना हो कि अगर लोग जान गए कि मुद्रा ऐसे बनती है या छपती है तो सप्लाई ऑफ मनी जो है यानी क्या हो जाए, अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो जाए, जिससे उसकी वैल्यू गिर जाए। तो ये भी क्वालिटी होगी। इसके साथ साथ जो इसका मालिक होगा, ठीक है, जिसके पास ये होगी वह उसके मालिक को निर्णय लेने की क्षमता जो है क्या करेगी, यानी प्रदान करेगी। जैसे मान लो पैसा मेरे पास है, भले ही दूसरे का है, तो मेरे पास है, तो मेरे पास ये क्षमता है, ये शक्ति है, ये पावर है कि हम उस पैसे का क्या करेंगे। ठीक है, तो जिसके पास होती है वह उसका मालिक होता है, और मुद्रा उसको ये यानी कि पावर देती है कि आप जो है निर्णय ले सकते हैं। जैसे मान लो पैसा आपका है, ठीक है, लेकिन है हमारे पास, तो डिसीजन मेकर मैं हूं, आप नहीं। अगर मान लो आपने कहा कि मुझे जरूरत है, हमने मना कर दिया है ही नहीं, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो भले ही आपने डिसीजन लिया हो, आपके पास नहीं है, तो वो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जिसके जेब में है मुद्रा वही क्या करेगा, निर्णय लेगा वो। फिर ये क्या करती है, अपने मालिक को संतुष्टि भी प्रदान करती है, यानी इसका मतलब है जिसके पास होगी उसको सेटिस्फेक्शन प्रदान करेगी। अगर आपके जेब में पैसा है तो आपको क्या है, संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, कि हाँ चलो कोई भी काम है, मेरे पास पैसा है, ठीक है, आपके पास सेटिस्फेक्शन रहेगा।
इसके साथ साथ मुद्रा की ये भी विशेषता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से यानी क्या हो सके, पोर्टेबल हो सके, ले जाने में कोई भी समस्या ना हो। फिर इसके साथ साथ ये भी इसमें पावर होती है कि यानी पोर्टेबल के साथ साथ ये स्थान कम घेरती है, यानी जगह जो है कम घेरती है। जगह कम घेरने का मतलब ऐसा इसको डिजाइन किया जाए कि जो है इसमें क्या हो, स्थान जो है कम ग्रहण करे। इसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मुद्रा किसी भी वस्तु को हम तब कहेंगे जब उसमें तरलता का गुण हो। तरलता का गुण का मतलब ये है कि वो किसी भी समय किसी भी वस्तु में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती हो, तो उसे हम लिक्विडिटी कहेंगे। तो अब ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो परिभाषाएं दी गई है, इन परिभाषाओं के आधार पर और विभिन्न आगे और भी परिभाषाएं हैं, उन सब परिभाषाओं के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये मुद्रा की क्या है, यानी विशेषताएं हैं, और इन्हीं विशेषताओं से मुद्रा के कार्य निकल के सामने आते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसे जो है यानी कि मुद्रा कहा जाए, उस वस्तु में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि विनिमय की वो क्षमता रखती हो, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मूल्य का मापन कर सके, यानी जो वैल्यू है किसी वस्तु की उसका जो है मेजरमेंट करने की क्षमता हो, इसको स्टोर करके रखा जा सके, फ्यूचर पेमेंट में ये काम आए, इस पे लीगल टेंडर हो, किसी जो है सरकार की इसको वैधानिकता प्राप्त हो, ताकि अगर कोई लेने से मना करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। किसी संस्था का नियंत्रण हो, यानी कोई ना कोई एक बॉडी हो जो इसको रिलीज करती हो, सप्लाई करती हो, उस पर इसका नियंत्रण हो। तो ये अपने मालिक को सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है, और निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करेगी, ये स्थान कम घेरेगी, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी आसानी होगी, पोर्टेबल होगी, और इसमें लिक्विडिटी की क्या होगी, यानी क्वालिटी होगी, गुण होगा कि किसी भी वस्तु में किसी भी समय वो कन्वर्ट हो जाए। तो अगर किसी भी वस्तु में इतनी प्रॉपर्टीज हैं तो उसे मुद्रा माना जाएगा, ठीक है, इन परिभाषाओं के आधार पर। तो आप देख रहे हैं कि भारत में आप जो रुपया है, ठीक है, रुपया, ठीक, भारत में दशमलव प्रणाली 1957 में आती है, और भारत में आप मुद्रा को जारी करने वाली संस्था जिसे आप देख रहे हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना यानी कि 1935 ईस्वी में होती है, ठीक है। इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 आता है और इसकी स्थापना जो है 1935 में होती है। तो आरबीआई जो है हमारे देश का, भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसी का यानी मुद्रा की जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है, यानी नोट निर्गमन की पावर जो है, निर्गमन की जो शक्ति है, निर्गमन की जो शक्ति है वो इसी के पास है। अब ये नोट किस तरीके से जारी करेगी, तो ये जो नोट जारी करेगी वो इसका एक यानी कि न्यूनतम जो है आरक्षित अनुपात होगा, आरक्षित अनुपात, उसी के हिसाब से ये मुद्रा क्या करेगी, जारी करेगी। और आरबीआई को अपने पास कितने करोड़ का, 200 करोड़ का जो है रिजर्व रखना अनिवार्य होता है, जिसमें वो 115 करोड़ का सोना रखता है और यानी 85 करोड़ की जो विदेशी प्रतिभूतियां हैं, विदेशी प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज, ठीक है, उनको क्या करेगा, अपने पास यानी रखेगा। तो इस तरीके से आरबीआई एक मिनिमम जो है रिजर्व जो यानी कि उसके पास फंड है, ये रेशियो है, उसी के आधार से जो है क्या करेगी, मुद्रा का निर्गमन करती है। और इसको हमेशा अपने पास 200 करोड़ का रिजर्व रखना जरूरी होता है। इसमें 115 करोड़ के रूप में वो सोने का यानी कि संग्रहण करके रखती है और 85 करोड़ की जो फॉरेन सिक्योरिटीज है उनके रूप में वो संग्रहण करके रखती है। तो ये मुद्रा की विशेषताएं हैं और मुद्रा के कार्य हैं। अब मुद्रा के कार्य, प्राथमिक कार्य अगर हम देखें तो प्राइमरी वर्क जो है, ठीक है, प्राइमरी वर्क का मतलब ये मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है, इसका प्राइमरी वर्क क्या है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। दूसरा कार्य इसका जो है, जो द्वितीय कार्य है, जो सेकेंडरी फंक्शन है, वो ये है कि स्टोरेज करने के काम आए और जो है भविष्य के भुगतान करने में ये सहायक हो।
बकाया जो कार्य है ये सब उसके अन्य कार्य हैं, उसकी अन्य विशेषताएं हैं, तो ये सब उसके अन्य कार्य हैं। तो परीक्षा में से पूछा जाएगा कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, कौन सा मुद्रा का द्वितीयक कार्य है। अब आप एंशियंट टर्म से आप देखेंगे तो मुद्रा के संबंध में आप जब जाएंगे तो प्राचीन समय में जो है मुद्रा जो रुपया इस समय आप देख रहे हैं वो प्रचलन में नहीं था। उस समय जो है क्या था, उस समय जो है बार्टर सिस्टम प्रणाली थी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। आप एक वस्तु देते थे किसी को और दूसरी वस्तु आपको मिल जाती थी। फिर धीरे धीरे इसमें समस्याएं उत्पन्न हुई और इन समस्याओं को निवारण करने के लिए समय समय पर मुद्रा के फॉर्म में क्या हुआ, चेंजमेंट देखने को मिला। तो धातु मुद्राएं आई, ठीक है। धातु मुद्रा, विभिन्न प्रकार के धातु से बनी मुद्रा को हम लोग मेटेलिक मनी के नाम से जानते हैं। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न बनेगा, एक होगी मानक मुद्रा और एक होगी सांकेतिक मुद्रा। तो मानक मुद्रा का मतलब है वह मुद्रा जिसका धात्विक मूल्य जो है वैल्यू और इसका जो है यानी अंकित मूल्य यानी सिंबॉलिक वैल्यू दोनों क्या हो, बराबर हो, ऐसी मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं, मानक मुद्रा कहते हैं। प्राचीन समय में आप देखेंगे जो गाय थी, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे गाय को विनिमय का माध्यम माना गया, ठीक है। ऋग्वेद में उसकी 176 बार जो है उल्लेख किया गया गाय का, और उसे हत्या न करने वाला प्राणी बताया गया। तो प्राचीन काल में ऋग्वैदिक समय में जो है गाय को विनिमय का माध्यम माना जाता था और इसे स्टैंडर्ड मनी के रूप में जाना जाता था। बाद में जो देखेंगे धातु मुद्रा जब प्रचलन में आती है तो उसमें जो सोने के सिक्के थे उनको जो है क्या माना गया, यानी स्टैंडर्ड मनी के रूप में माना गया। फिर बाद में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ, क्योंकि आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक जो है, बिन तुगलक MBT जो है, ये आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में उस समय जो है, जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड चल रहा था, गुलाम वंश जो है, आगे देखेंगे गुलाम वंश से लेकर के मुगल काल के पहले तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश में था, उसने जो है सांकेतिक मुद्रा का क्या किया, प्रचलन किया। उसने कहा कि सांकेतिक मुद्रा का मतलब वह है कि वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य ज्यादा हो, ठीक है, अंकित मूल्य यानी सिंबॉलिक वैल्यू जो है क्या हो, ज्यादा हो, और धात्विक मूल्य क्या हो, यानी कि जो धातु का मूल्य है ये कम हो, सिंबॉलिक मूल्य ज्यादा हो, इसी को क्या कहा गया, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन मनी कहा गया। और टोकन मनी किसके द्वारा जारी किया गया, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मुगल काल में आप देखेंगे मुद्रा को वास्तविक दाम के रूप में पहचाना गया। अब यहाँ पर कुछ चीजें और देखें, इंग्लैंड में आप देखेंगे कि जो महारानी एलिजाबेथ थी उनके एक सलाहकार थे जिससे हम लोग ग्रेसम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ग्रेसम ने ये बताया था कि जब अर्थव्यवस्था में अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा दोनों प्रचलन में होती है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। यानी अच्छी मुद्रा का मतलब वह है जिसमें धातु जो है पूर्ण मात्रा में लगी हो और जो है उसका मूल्य बराबर हो, और बुरी मुद्रा का मतलब है उस मुद्रा में मिलावट हो और जो है उसका मूल्य कुछ कम हो। तो बताते हैं कि अगर मान लो गुड करेंसी और बैड करेंसी, ठीक है, दोनों जो है इकोनॉमी में प्रचलन में है, तो जो बुरी मुद्रा है बैड करेंसी क्या कर देती है, ड्राइव, ठीक है, आउट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ गुड मनी। तो जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को क्या करती है, अच्छी मुद्रा को जो है प्रचलन से बाहर कर देती है। इसी को कहा जाता है ग्रेशम का नियम, ठीक है। तो ये ग्रेशम का नियम है, ग्रेशम ने इसको दिया था, महारानी एलिजाबेथ के वित्तीय सलाहकार थे ग्रेशम। उन्होंने बताया था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, इसे हम लोग ग्रेशम का नियम कहते हैं। और इसी को आगे चल करके आप देखेंगे, यानी कि विमुद्रीकरण क्या होता है। विमुद्रीकरण का मतलब ये है कि जब अर्थव्यवस्था में काला धन की समस्या हो जाए, ब्लैक मनी की, लोग जो है करों की चोरी करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, टैक्स एवाइजन, और इसके साथ साथ यानी कि जाली नोट जो देख रहे हो, फेक करेंसी, यानी जब ये अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थितियां आती हैं तो देश की सरकार के पास ये पावर होती है कि वो क्या करे, अपने मुद्रा को
यानी जो लीगल टेंडर ऑफ मनी है, जो उसमें चल रही है वैधानिक मुद्रा है, उसको इनलीगल टेंडर ऑफ मनी घोषित कर दे। और अगर वो ऐसा करता है तो ये समस्याएं क्या हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। और इसी टूल्स का अभी आप देखेंगे कि विमुद्रीकरण का जो है हाल ही में यूज किया गया था, जो आप देखेंगे 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है क्या किया, यानी कि लीगल टेंडर ऑफ मनी को इनलीगल टेंडर ऑफ मनी घोषित कर दिया। फिर आपने देखा होगा लंबी लंबी लाइनें लगी, लोग अपना पैसा जो 500 और 1000 का जो 1000 का और 500 का नोट प्रचलन में था, उसको जो है क्या किया, बैंक ने कहा जमा करिए और इसके जगह पे दूसरे नोटों को जारी किया गया और कहा कि आप जो है अपना एक्सचेंज कराइए, अगर जाली नोट है तो पकड़ जाएगा, लोग चोरी कर रहे हैं तो वो जमा नहीं कर पाएंगे जो मुद्रा है बैंक में जा करके, और जो फेक करेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, यानी कि आ नहीं पाएगी। और इसके साथ जो ब्लैक मनी है, फेक करेंसी है, टैक्स इवाइजन है, ये समस्याएं बच जाएंगी। अभी आपने धुरंधर मूवी में भी देखा होगा कि कैसे जो है उधर उस मूवी में दिखाया गया कि 60,000 करोड़ की फेक करेंसी यूपी में लाई जा रही थी, ठीक है, नेपाल के जरिए से। तो ये जो है एक उपकरण होता है जिसे हम लोग विमुद्रीकरण कहते हैं। इसका मतलब है जो आपके देश में वैधानिक मुद्रा है, लीगल टेंडर ऑफ मनी है, जब इसको इनलीगल टेंडर ऑफ मनी घोषित कर दिया जाएगा तो ये खाली कागज का टुकड़ा रह जाएगा और इसके अलावा ये कुछ नहीं होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं विमुद्रीकरण। ये अभी हाल में आपने देखा 8 नवंबर 2016 को मध्यरात्रि के 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के सारे लीगल टेंडर्स ऑफ मनी वो इनलीगल टेंडर ऑफ मनी घोषित किए गए। अब एक और प्रोसेस है, विमुद्रीकरण देख लिया आपने, ग्रेशम का नियम देख लिया आपने, मानक मुद्रा देख लिया आपने, सांकेतिक मुद्रा देख लिया, मुद्रा की विशेषताएं देख लिया, मुद्रा की परिभाषाएं देख लिया। अब एक और टूल्स होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं, अवमूल्यन, ठीक है, डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, ठीक है। डीवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जब कोई कंट्री जानबूझ करके दूसरे देश के सापेक्ष अपने मुद्रा के मूल्य को कम कर देती है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीवैल्यूएशन, यानी क्या है, अवमूल्यन है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है। अब अगर मान लो अमेरिका जो है भारत के सापेक्ष अपने निर्यात को बढ़ाना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जानबूझ करके अगर मान लो डॉलर का मूल्य कम कर दे, ठीक है, डॉलर का मूल्य क्या कर दे, कम कर दे, यानी दूसरे देश के सापेक्ष अपने मुद्रा के वैल्यू को गिरा दे, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, अवमूल्यन कहलाएगा। जैसे मान लो ये मान लेते हैं 40 रुपए बराबर जो है $1 है, ठीक है, तो इस एक्सचेंज रेट क्या है कि आप 40 रुपए देंगे तो $1 आपको जो है मिल जाएगा। अब मान लो अगर क्या किया इसने जो है अपने मुद्रा का मूल्य गिरा दिया, इसने कहा कि अब जो है 20 रुपए बराबर क्या होगा, यानी कि $1 होगा। तो इसका मतलब है अब आप 40 रुपए देंगे तो $2 आपको क्या होगा, मिल जाएगा, यानी अब डॉलर क्या हो गया, सस्ता हो गया है और जो रुपए है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। अभी आप जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध देख रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि भारत का रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। डॉलर 90 और 93 यानी रुपए के एक्सचेंज रेट के बराबर हो गया है। इसका मतलब है कि डॉलर जो है क्या हुआ है, मजबूत हुआ है, रुपया क्या हुआ है, कमजोर हुआ। तो इसे जो है हम लोग क्या कह रहे हैं, ये डिवैल्यूएशन है, अवमूल्यन है। तो आपको यही ध्यान में रखना है, कोई कंट्री क्यों करती है, वह अपना निर्यात क्या करना चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी और एक्सपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहेगी, इंपोर्ट को कम करना चाहती है, इसलिए कोई कंट्री ऐसा जो है करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन। डंपिंग समझ लीजिए, यहाँ पर डंपिंग क्या होता है, डंपिंग का प्रोसेस का मतलब ये है कि जब कोई देश दूसरे देश में, यानी उस देश में
जब कोई देश, जिस देश में वस्तुओं की इतनी अधिक मात्रा उत्पादित हो जाए कि वहाँ उस वस्तु का वैल्यू गिरने लगे, बहुत ज़्यादा गिरने लगे, तो वह देश क्या करता है, अपनी वस्तुओं को दूसरे देश में डंप करा देता है, यानी भेज देता है, और वहाँ पर जो है कम कीमत पर क्या करता है, वस्तुओं को बेचता है। और जब बेचता है तो वो ऐसा इसलिए करना चाहता है कि एक तो एरिया उसका ज़्यादा कवर हो जाएगा, वस्तुएं सस्ती होंगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, और उसके यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एक्सेस सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और वहाँ पर मूल्य गिरने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। चाइना अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस डंपिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करता है। तो डंपिंग का प्रोसेस है कि जब कोई कंट्री में सरप्लस बहुत ज़्यादा हो जाए, मूल्य उसका गिरने लगे वस्तुओं का, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, तो वो देश क्या करता है, दूसरे देश में अपनी वस्तुओं को भेज करके उसके बाजार को कंट्रोल करना चाहता है, बाजार में अपनी पकड़ बनाना चाहता है, और सस्ती कीमत पर वस्तुओं को बेच करके अपने देश में मूल्य स्तर को गिरने से बचा लेता है। तो ये डंपिंग है, अवमूल्यन है, विमुद्रीकरण है, ग्रेशम का नियम है, मानक मुद्रा है, धात्विक मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, मुद्रा की परिभाषाएं हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो है इतना ही कवर करेंगे। आगे आपको ये और बता दें, ये मुद्रा परिमाण के सिद्धांत के समीकरण है जिनको आपको याद करना है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। बाद में इसके संबंध में विस्तार से थ्योरेटिकल आपको जो है लेक्चर दूंगा। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संबंध में ये बताया गया कि आखिर मुद्रा की पूर्ति मुद्रा के वैल्यू को डिटरमाइन करती है, जबकि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू चीज़ अलग होती है, वैल्यू मतलब उपयोगिता, ठीक है, और कीमत स्तर, ठीक है, तो कीमत स्तर और वैल्यू में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पेन का मूल्य, इस मार्कर का मूल्य 25 रुपये है, तो ये इसका क्या है, यानी कि कीमत है, लेकिन इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, उसका हम क्या कर सकते हैं, मापन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना कंटेंट जो आपको मिल रहा है ये 25 रुपये में नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं तो वैल्यू और कीमत में संबंध क्या होता है, यानी विपरीत होता है। और फिशर ने समीकरण अपना दिया था कि अगर सप्लाई ऑफ मनी को हम लोग क्या कर दें, बढ़ा दें, तो कीमत स्तर में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होगा। अगर हम मान लो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देते हैं तो कीमत स्तर भी बढ़ करके उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे अगर हम मान लो सप्लाई ऑफ मनी को 2 गुना कर दें तो कीमत स्तर भी 2 गुना हो जाएगा। क्यों, अगर मान लो जैसे 20 रुपये है, हमने सप्लाई कर दिया 40 रुपये, ठीक है, तो कीमत भी बढ़ गई, कितनी, 20 की जगह कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जब आप देखते हैं कि जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, ठीक है, तो जो कीमत स्तर है वो भी बढ़ता है, इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। और इसका जो वैल्यू होता है, मूल्य क्या होता है, गिरता है, यानी मुद्रा में खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। तो वैल्यू जो है क्या होगा, आधा होगा, ठीक है, और मूल्य कीमत स्तर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसी अनुपात को जो है फिशर ने बताया था, और वो बता रहे हैं कि जो मुद्रा की आपूर्ति है वही उसके वैल्यू को डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो इनका फिशर का समीकरण है MB बराबर PT, ठीक है। यम क्या है, यम मुद्रा की आपूर्ति है, वी क्या है, वी इसका वेलोसिटी पावर है, यानी प्रचलन वेग। जैसे 5 रुपए का सिक्का है, 10 लोग उस सिक्के को यूज करते हैं तो उसकी वेलोसिटी पावर कितनी हो गई, 10 हो गई, यानी कि 50 रुपए के बराबर होगी, 5 × 10। और वी क्या है, इसको वेलोसिटी पावर है, प्रचलन वेग है। पी क्या है, पी कीमत स्तर है। और टी क्या है, टी ट्रांजैक्शन है, यानी जो भी वस्तु और सेवाएं हम खरीद रहे हैं वो। तो वस्तु और सेवाओं में जब पी से गुणा करेंगे तो पी × टी हो जाएगा, और जो इसका प्रचलन वेग है और जो मुद्रा है जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम भी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर कि मुद्रा की मात्रा में, यानी कि जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाए, अगर मान लो हम 2 गुना बढ़ा देते हैं तो कीमत स्तर भी कितना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसके मुद्रा का कीमत स्तर और मुद्रा की जो आपूर्ति है उसमें आनुपातिक संबंध होता है प्रत्यक्ष रूप से, यही आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में इन्होंने संशोधित समीकरण दिया तो इसको क्या कर दिया, MB
प्लस यम डैश वी डैश। यम डैश क्या है, जो बैंकों में यानी क्रेडिट मनी है वो है, और वी डैश क्या है, जो क्रेडिट मनी का प्रचलन वेग है वो, यानी साख मुद्रा का प्रचलन वेग है। तो साख मुद्रा को भी ऐड कर लेते हैं और पीटी, तो ये इनका संशोधित समीकरण हो जाता है। यही चीज़ जो है मार्शल, रॉबर्टसन, पीगू और किन्स जो कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने भी इसी चीज को क्या किया है, सिद्ध किया है। लेकिन इन्होंने ये बताया है कि मुद्रा की आपूर्ति जो है निष्क्रिय शेष होती है, वो अपने आप में कुछ नहीं करती है, जबकि जो मुद्रा की मांग है, डिमांड, वो सक्रिय शेष होती है, यानी कि एक्टिव में मोड में होती है, और वही क्या करती है, मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मार्शल ने अपना समीकरण दिया एम बराबर पी के वाई, रॉबर्टसन का फेमस समीकरण है एम बराबर पी के टी, एम बराबर पी के टी रॉबर्टसन का, मार्शल का है एम बराबर पी के वाई, पीगू का है एम बराबर पी के आर। ठीक है, तो यहाँ मार्शल में वाई है, रॉबर्टसन में टी है, पीगू में आर है। ठीक, बकाया सबका समीकरण एक जैसा है, एम बराबर पी के वाई मार्शल, एम बराबर पी के टी, टी मतलब रॉबर्टसन। ठीक है, तो एम बराबर पी के टी, पीगू, पी बराबर पी के आर। ठीक है, और इसमें संशोधन किया तो एम पी बराबर जो है पी इधर आ गया। ठीक है, एम उधर चला गया तो के आर नीचे आ गया, और ये सी प्लस एच और 1 माइनस सी, ये क्या है, जो लोग नगद अपने पास जो है मुद्रा रखते हैं उसी से जो है लेन देन करते हैं, और वही जो है क्या होता है, सक्रिय होता है। तो जो बैंक में रखा है हुआ है, और जो लोगों के पास नगद रूप में है वो। ठीक है, तो ये समीकरण आपको याद रखना है। फिर कीन्स का समीकरण है फेमस, एन बराबर पी के या एन बराबर पी ब्रैकेट बंद के प्लस आर और के यानी डैश। तो ये आपको समीकरण याद रखना है। इन समीकरण में से आप चाहे जैसे याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल MCQs में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो जितना हमने चीज़ों को डिस्कस किया, आपको रिवीजन कराने का प्रयास किया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है हम बैंकिंग सेक्टर से ले करके आएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।